नमस्कार दोस्तों, मॉडल क्लासेस फ्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो हम लोग। तो पहले जान लेते हैं आणविकता या अणुसंख्यता। तो आणविकता को ही अणुसंख्यता भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आणविकता किसे कहते हैं और अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं। तो आणविकता जो है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं या आयनों की संख्या को आणविकता कहते हैं। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि किसी अभिक्रिया में कोई अभिक्रिया होगी तो उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु, परमाणु या आयनों की संख्या को क्या कहते हैं? आणविकता कहते हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को आणविकता की परिभाषा समझ में आ गई होगी। फिर है अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया तो जो अभिक्रिया की कोटि होती है, अभिकारकीय अणुओं, परमाणुओं या आयनों की संख्या जिन पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो अर्थात कहने का अर्थ यह है कि दर समीकरण में अभिकारक अणुओं के सांद्र पदों के घातों का योग है। तो अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो अणुओं, परमाणुओं या आयनों की वह संख्या है जिन पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अर्थात दर समीकरण में अभिकारक अणुओं के साथ सांद्र पदों को घातों का योग है। तो आप लोग इसे समझ गए होंगे कि इसमें क्या कहना चाहते हैं। इसमें बता रहा है कि दर समीकरण जो होता है कि जिसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, यदि उसमें अभिकारक में जो अणु के जो सांद्र पदों के योग, घातों का योग होता है उसी को क्या कहते हैं? अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो फिलहाल आप लोग परिभाषा, चाहे जिससे पढ़ें, परिभाषा जरूर पढ़ लीजिएगा। इसमें 9 अंतर हैं, इसमें से टोटल आप 5 पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो आप लोग आगे और जो टॉपिक आपके समझ में आए तो वही याद कर लीजिए जो आपसे याद हो जाए। तो दूसरा टॉपिक है, यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या है, संख्या के सदैव बराबर होती है। यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या के सदैव बराबर होती है। इसका उल्टा, यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या के सदैव बराबर नहीं होती है। फिर यह सदैव एक पूर्ण संख्या होती है, कभी शून्य या ऋणात्मक नहीं होती है। यह भिन्न अथवा शून्य पूर्ण संख्या भी हो सकती है। ठीक है। फिर चौथा, यह अभिक्रिया के किसी पद में प्रयुक्त होने वाले अभिकारकों के अणुओं का बोध कराती है। यह किसी अभिक्रिया के किसी पद में प्रयुक्त होने वाले अभिकारकों के अणुओं का बोध कराती है। क्या करती है? अभिकारकों के अणुओं का बोध कराती है आणविकता। फिर यह प्रायोगिक संख्या है तथा अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। ये क्या होता है? एक प्रायोगिक संख्या है तथा यह अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। फिर जो पांचवा पॉइंट है, यह अभिक्रिया के किसी पद विशेष से संबंधित होती है। यह अभिक्रिया के किसी पद विशेष से संबंधित होती है, संपूर्ण अभिक्रिया से संबंधित होती है। फिर छठा पॉइंट, यह रासायनिक समीकरण देखकर पता लगाई जा सकती है। इसमें हम क्या करते हैं? आणविकता को रासायनिक समीकरण देख के पता लगाया जा सकता है। इसे प्रयोग द्वारा ही पता लगाया जा सकता है। जब तक हम इसको पता नहीं कर लेंगे कितने कोटि का है, जब तक मतलब इसे प्रयोग द्वारा प्रयोग करने पर ही पता कर पाएंगे, जबकि आणविकता को हम देख कर ही बता सकते हैं। फिर सातवां, यह अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में कोई जानकारी नहीं देती। यह अभिक्रिया की क्रियाविधि के संबंध में कोई जानकारी नहीं देती है। यह अभिक्रिया की क्रियाविधि के संबंध में जानकारी देती है। इसे उल्टा कर दीजिए। आणविकता अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया दर व सांद्रता से किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं होती है। आणविकता जो होती है दर और व सांद्रता से प्रभावित नहीं होती है। ये प्रत्येक अभिक्रिया की कोटि के लिए एक विशिष्ट बलगतिकीय समीकरण होता है जिसे अभिक्रिया की गति सांद्रता के साथ संबंधित रहती है। फिर ये जटिल अभिक्रियाओं के वेग निर्धारण पद की आणविकता का मान अभिक्रिया की कोटि के बराबर होती है और इसका उल्टा अभिक्रिया की कोटि वेग स्थिरांक पद की आणविकता के बराबर होती है। तो आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगी। ना समझ में आए तो आप पुनः इसे देख सकते हैं। और एक हम सिंपल ट्रिक बता देते हैं। आप लोग शायद देशभक्ति गीत याद ही होगा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तो ये ट्रिक है इसमें। तो यही बोलेंगे कि कुल संख्या सिद्धांत हमारा पद से संबंधित है, कभी शून्य नहीं होगी।
ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, पद से संबंधित है, पद से संबंधित है। कुल संख्या सिद्धांत हमारा बोलेंगे तो कुल, यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या होती है। यह अभिक्रिया में भाग, उसका उल्टा, यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या जिनका सांद्रण परिवर्तित होता है। सिद्धांत ये केवल सिद्धांतिक पद होता है, इसे ये क्या होता है, इसे प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट, ये कभी शून्य नहीं होती, ये शून्य भी हो सकती है। ठीक है, इसे प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जा, इसे क्या होता है, इसे देख कर बताया जा सकता है, इसे प्रयोग द्वारा बताया जा सकता है। तो आप लोग मेन मेन पॉइंट बस याद रखिएगा कि कुल संख्या सिद्धांत हमारा पद से संबंधित है, कभी शून्य नहीं होगी। तो बस इतना, अगर चार पॉइंट आप बोल देते हैं तो चार पॉइंट में आप लोगों को सब लगभग समझ में आ जाएगा। तो बाकी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ये ट्रिक थी हमारी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एवं कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।